हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये आखिरी लेक्चर है। और इसके साथ हम पूरे 325 क्वेश्चंस को कवर कर जाएंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करें, सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरा नाम है मोहन तिवारी। अगर आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो तो हमारा एक और चैनल है S4N, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलेंगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये सेक्शन है जो कि जल्दी खत्म होने वाला है। इसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को चालू करेंगे और सिमिलरली हम पूरे सिलेबस को गो थ्रू करेंगे जो जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग एन कांस्टेंट वेलोसिटी v स्ट्राइक अनदर बॉडी ऑफ सेम मास m moving with same velocity but in opposite direction. The common velocity of both the bodies after collision. तो मतलब एक m मास v वेलोसिटी से इधर आ रहा था, एक m मास v वेलोसिटी से इधर आ रहा था। अब बाद में ये दोनों ज्वाइन हो गए और साथ में मूव कर रहे हैं। तो ऐसे कर लो, m1v1 प्लस या m1v, दोनों v ही है, इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m प्लस एम, यानी कि 2m इंटू वी डैश कह दो। तो v डैश की जो वैल्यू आएगी वो v के बराबर ही आ जाएगी। तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। A rubber ball is dropped from an height of 2 meter. If there is no loss of velocity after rebounding, तो the ball will rise at the height of, तो अगर बॉल में कुछ लॉस नहीं होगा तो वो 2 मीटर फिर से राइज कर जाएगी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर कुछ लॉस होता है तो वो 2 मीटर से कम करेगी राइज। कुछ ऐड एनर्जी ऐड कर दोगे, बल्ले से मार दोगे तो और ऊपर चली जाएगी। पर कुछ भी नहीं होगा तो फिर 2 मीटर ही रहेगी। Whenever a force acts on a body, the body undergoes a displacement. तो जब भी कोई फोर्स बॉडी में एक्ट करता है तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। उसे क्या कहते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। वर्क की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट वर्क की, तो वो है जूल। एक जूल कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। अब वर्क डन होता है एफ इंटू एस। या तो फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि बॉडी में कोई फोर्स ना लगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। जैसे कि अगर आप दीवार को धक्का रहे हो तो आप बहुत सारा फोर्स लगाओगे पर दीवार तो खिसकी नहीं, तो वर्क डन जो हो गया वो जीरो हो गया। स्पेस में कोई डिब्री है या कोई भी एक मटेरियल है, वो घूम रहा है, वो घूमते 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 यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया। तो इसने ये इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, पर इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा, तो एफ आपका जीरो हो गया, तो वर्क डन भी जीरो हो गया। तो कोई सा भी ए या बी, दोनों में से कोई सा भी आपका हो सकता है जब वर्क डन जीरो हो। 1 जूल मीन, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और बॉडी डिस्प्लेस करे 1 मीटर, तो आपका हो जाएगा 1 जूल के बराबर। जूल इज द यूनिट ऑफ, तो जूल यूनिट है आपकी वर्क की और एनर्जी की, दोनों की बी एंड डी हो जाएगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जूल्स पर सेकेंड, आपका देगा पावर। और पावर की जो सही यूनिट होगी वॉट, जेम्स वॉट के नाम पे। तो ऐसा यूनिट पावर की वॉट होगी। 1 वॉट कितना, 1 जूल पर सेकेंड। पावर डेवलप्ड बाय बॉडी एक्टेड अपॉन, एक टॉर्क लग रहा है T N मीटर का, और रिवॉल्व कर रहा है W रेडियन पर सेकेंड। तो पावर जो हो जाती है P इज इक्वल टू T ओमेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। एनर्जी मे बी द कैपेसिटी एज डूइंग वर्क, तो एनर्जी से क्या कर सकते हैं हम, वर्क डन परफॉर्म कर सकते हैं, तो इससे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी और की ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी की भी जूल होती है। द एनर्जी possessed बाय द बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, तो पोजीशन के कारण आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वेलोसिटी के कारण आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी चार्ज के कारण, चार्ज और चार्ज डेंसिटी वगैरह के कारण। केमिकल एनर्जी होगी आपकी केमिकल पोटेंशियल के कारण।
तो पोजीशन की वजह से ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका यूज़ अगर मैं देखूं तो मान लीजिए कि आपको एक रॉक को उठाना है। ये रॉक इस तरीके से, इस रॉक के नीचे वो इसका मास कैपिटल है। तो इस रॉक को अगर आपको उठाना है तो इस रॉक को उठाने के लिए हम एक इधर एक मास रख सकते हैं, छोटा एम रख दो, सच दैट जब यहाँ से आप टॉर्क लगाओगे, है ना, इस टॉर्क लगाओगे और इस डिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा रखो, तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा, और इसको मैं अगर ए मानूं और इसको मैं बी मानूं, तो टॉर्क जो होगा वो बैलेंस होगा, यानी कि एम छोटा जी ए कैपिटल एम जी बी। अगर ए को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो ये वाला फैक्टर बड़ा होने लग जाएगा और ये उठ जाएगा। तो इसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी पोजीशन यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा। ठीक है। दूसरा केस, या अगर इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम आई हो तो एक और केस देखते हैं। जैसे कि एक कंटेनर में आपने वाटर भर के रखा है, बहुत बड़ा टैंक है, बहुत ऊंचाई पे रखा है, और यहाँ से एक पाइप के थ्रू पानी निकाल रहे हो। यहाँ पे इसकी हाइट पे ये लोकेटेड है, करीबन एच हाइट पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो इसकी जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, इसकी पोजीशन के फॉर्म में है। इसकी पोजीशन को आप नीचे लाओगे तो इस पोजीशन की एनर्जी को आप वेलोसिटी में कन्वर्ट कर जाओगे, और यहाँ से जो वेलोसिटी का जो निकलेगी, आइडियल केस में निकलेगी अंडर रूट ऑफ जी एच। वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये केस होता है, बेस्ट एग्जांपल है मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी दिखाने का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड करेगी मास पे, वेलोसिटी पे, इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो डिपेंड्स करेगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इन कंप्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो इसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m attains a velocity v from the rest in the time t, then the kinetic energy of the translation half mv square, बचपन से पता है। When a body of mass moment of inertia I rotate with एक्सिस के along rotate कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। व्हील मूविंग इन कार, जो कार का व्हील है उसके पास ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, आगे बढ़ रहा है वो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, साथ में उस वो रोटेट भी कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बहुत होगी। इस केस में अगर उसका मास m है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी ट्रांसलेशन के केस में। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ओमेगा से घूम रहा है, तो आई ओमेगा स्क्वायर का हाफ हो जाएगा रोटेशनल के केस में। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ मास इन एनी डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स एक्टेड इन दैट डायरेक्शन। देखिए, मोमेंट की बात कर रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहे हो, तो ये गलत है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इन फ्रॉम वन पार्ट और वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी will remain constant in that direction unless and until it is acted by some external force. That is conservation of momentum. And if you want to talk about the conservation of energy, that is different. That is the conservation of the conversion of energy can only take place neither production of energy nor the destruction of energy. ये हो जाएगा आपका conservation of energy. तो टोटल एनर्जी पजेस बाय अ सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडीज। तो अगर सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडी है और उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा तो एवरी इंस्टेंट पे वो कांस्टेंट ही रहेगी, कोई लॉस नहीं होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वर्टिकल रेस्ड बॉडी इज डैश टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वर्टिकल फॉलिंग बॉडी। मतलब ऊपर रखी हुई है, फिर वो नीचे गिर रही है और यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे जो एम जी एच होगी वही किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। कन, कन, कन्वर्जन हो जाएगा उसका, तो इक्वल टू आ जाएगा 23 का ए। व्हेन, अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करना, नहीं तो एयर रेजिस्टेंस होगा तो ये एम जी एच ज्यादा होगा। व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज वाउंड इट विल पोजेस, तो जब भी स्प्रिंग
बाउंड करेंगे तो उसमें हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी के कारण, हीट एनर्जी होती है टेम्परेचर के कारण, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है चार्ज डेंसिटी के वगैरह के कारण। इफ द टू बॉडीज हैविंग मास m1 ग्रेटर देन m2, इफ द इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर हमें बताना है कि मोमेंट किसका ज्यादा होगा। मान लेते थे एक मास है 4 और उसकी वेलोसिटी है 1, तो हाफ mv² मास 4 है और वेलोसिटी 1 है। दूसरा है जिसकी वेलोसिटी है आपकी, मास है 1 और वेलोसिटी है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये m1 है, ये v1 है, ये m2 है, ये v2 है, यानी कि m1 4 है, v1 1 है, m2 1 है, v2 2 है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी बराबर है। मोमेंटम लिखूंगा तो इस केस में हो जाएगा 4 × 1, इसके केस में हो जाएगा 1 × 2। तो क्लियरली जो हैवी मास है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और यहाँ पे m1 बड़ा है तो मोमेंटम ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो का एंड है, और ये इस सीरीज का भी एंड है, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज चालू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों अगर वीडियोस पे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लाइक करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए कि कोर्स कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर व्यूज़ आते हैं, रेगुलरली आते हैं, तो मैं आपको इतने वीडियोस दूंगा, मैं दिन के 6 घंटे के वीडियोस भी दे दूंगा। तो उसकी आप टेंशन मत कीजिए कि कोर्स कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप रिस्पॉन्स जैसा देंगे उस हिसाब से कोर्स चलता रहेगा। कोर्स अगर कंप्लीट करना है तो फिर मैं एक दिन में 12 घंटे काम करके भी आपको वीडियोस बना के दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर उस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता अगर आप उसको लाइक ना करें, उसको देखें ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है या आपको पसंद ही नहीं आ रहा। तो फिर मुझे कोई दूसरी चीज सोचनी पड़ती है, कोई दूसरी सीरीज सोचनी पड़ती है। तो अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग ही अगर लाइक करें तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैं इसको आगे और कंटिन्यू करता हूँ और बेहतर तरीके में करता हूँ। और अगर आप रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि आपको पसंद ही नहीं आ रहा, तो फिर मेरा करने का कोई फायदा भी नहीं है, ना कोई तुक है। तो फिर आपके रिस्पॉन्स से मुझे वही समझ में आता है। तो जैसा भी आपको लगे, आप कमेंट सेक्शन में अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो जरूर से बताइए। अगर आपको बुरा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, हो सकता है उसमें कोई गलती हो, कुछ जो भी हो गलती, उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप अगर फीडबैक देते रहेंगे एक क्लोज लूप में, अगर हम इस साइकिल को चलाएंगे तो वो आपके लिए भी बेटर होगा, मेरे लिए भी बेटर होगा। पर 60-70 व्यूज पे वीडियोस बनाना फीजिबल नहीं होता। तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे। खैर, ये वीडियो का एंड है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।